नमस्कार, मैं शेखर आज के नए करंट अफेयर के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देख लेंगे 17 जुलाई और 18 जुलाई के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे उद्घाटन। अच्छा, बुंदेलखंड जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जुलाई 2022 को क्या किया, तो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आप लोग यहां से क्या क्या याद रखोगे, डेट याद रख लेना, डेट के साथ किन्होंने उद्घाटन किया उनका नाम आपको याद होना चाहिए और कहां पर हुआ उद्घाटन। तो बुंदेलखंड जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के जलौन जिले के कैथेरी नामक गांव में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। साथ ही आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, वहां लगभग 13 एक्सप्रेसवे है। तो साथ में यह भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेजड़ी वृक्ष। अच्छा, अब ये जो खेजड़ी वृक्ष है वह मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है, या बोल सकते हैं कि शुष्क मौसम में अधिक समय तक जीवित रहने वाला जो वृक्ष है वह खेजड़ी वृक्ष के रूप में विख्यात है। तो यहाँ पर ये चर्चा में क्यों आया, तो अभी हाल में सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, तो उसके कारण जो वो एरिया है वहां पे खेजड़ी वृक्ष के बहुत सारे वृक्ष हैं, उसको काटने का ऑर्डर दे दिया गया था। तो इसके ही विरुद्ध बिश्नोई समुदाय ने अपनी आपत्ति प्रकट की और बोला कि ये जो खेजड़ी वृक्ष है उनको काटा ना जाए, क्योंकि यह क्या करता है, यह वहां के जो जैसे राजस्थान है, राजस्थान एक गर्म राज्य है, वहां पे अधिक समय तक क्या होता है, शुष्क मौसम होता है। तो ये शुष्क मौसम में ही वृद्धि कर सकता है, इसके अंदर यह क्षमता होती है। साथ ही साथ ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको यह मेंटेन करता है, यह उसको बनाए रखने के लिए क्या होता है, ये वाला वृक्ष जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए यह चर्चा में आया। आप लोग नाम याद रखना, ये कहाँ पाया जाता है विशेष रूप से, तो राजस्थान में। और इसकी खासियत क्या है, तो ये क्या करता है कि शुष्क मौसम में भी यह जीवित रहने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। साथ ही साथ पारिस्थितिक तंत्र को भी ये बनाए रखता है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग हर टॉपिक से याद रखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। अच्छा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उनसे संबंधित सभी स्थलों को क्या किया जा रहा है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो है हमारे संविधान का उन्होंने ही निर्माण किया, उन्होंने ही लिखा संविधान। तो इसके साथ साथ ये जो है भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने अस्पृश्यता दूर करने के लिए, मतलब छुआछूत की भावनाओं को दूर करने के लिए, साथ ही साथ नारी शिक्षा और उनके सम्मान के लिए इन्होंने अत्यधिक कार्य किया। ठीक है, तो आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे या मुख्य सदस्य थे वो कौन थे, तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्वनिधि महोत्सव। अच्छा, ये स्वनिधि महोत्सव जो है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो आप लोग ये याद रखना कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है वह स्वनिधि महोत्सव संचालित किया जा रहा है। अब ये होता क्या है, तो इसके अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें 3 श्रेणी रखी गई है। फर्स्ट टाइम वो 10,000 रुपए का ऋण लेने के लिए पात्र होंगे, उसके बाद वो ऋण को वो जब चुका देंगे तो वो सेकेंड स्टेज के लिए पात्र हो जाएंगे, उसमें उनको 20,000 रुपए का ऋण प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरे चरण में 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। तो स्वनिधि महोत्सव यही है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट याद रखना। मंत्रालय सब रख सकते हैं कि किस मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालित किया जाएगा या किया जा रहा है, और साथ में कितना कितना ऋण का प्रावधान है। तो ये है फर्स्ट में 10,000, सेकेंड में 20,000 रुपए और थर्ड टाइम में इनको 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु में थेरी मरुस्थल। अब ये जो थेरी मरुस्थल है, यहां से ये याद रखना आप लोग कि ये जो थेरी मरुस्थल है वो विशेष रूप से कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। जो वहां पर लाल रेत के टीले होते हैं उनको ही थेरी मरुस्थल कहा जाता है। ये लाल रेत के टीले होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया, तो जो थेरी मरुस्थल है वहां पर जो विश्लेषणकर्ताओं ने क्या किया, खनिजों की उपलब्धता का क्या किया, इन्होंने पता लगाया। यहाँ पे भारी और हल्के खनिज है, इस तरीके से इन्होंने विश्लेषण किया और पाया कि यहाँ पे खनिजों का भंडार मौजूद है, इसीलिए यह चर्चा में आया। तो थेरी मरुस्थल नाम याद रखना, किस राज्य में है, तमिलनाडु में है, और ये किससे संबंधित है, तो वहां पे खनिजों के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ से 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं, जैसे कि
ये तमिलनाडु राज्य के किस दिशा में है या किस डायरेक्शन में है थेरी मरुस्थल जो है, तो दक्षिण पूर्व भाग में। ठीक, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि यह किस तट रेखा पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी याद रखना आप लोग। ठीक है, आप लोग जिला भी याद रख सकते हैं, थूथुकुडी जिला। ठीक है, और इसके अतिरिक्त और जो स्टार्टिंग होता है लाल टीला, ये लाल टीला को ही तमिल में क्या बोलते हैं, थेरी बोलते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ईरान द्वारा फोर्डो परमाणु संयंत्र में यूरेनियम का कार्य संवर्धन कार्य शुरू। अच्छा, ये जो यूरेनियम है वो परमाणु संयंत्र के लिए ईंधन का काम करता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के ईंधन होते हैं, जैसे कि एक यूरेनियम हो गया, सेकंड हो गया प्लूटोनियम और थर्ड हो गया थोरियम। ये तीनों नाम आप लोग याद रखना। अच्छा, साथ में आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम को 100% तक कृत्रिम रूप से अगर उसकी उसको संवर्धन क्षमता उसकी बढ़ा दी जाए तो वह क्या हो जाता है, अत्यधिक इफिशियंट हो जाता है। ठीक है, आप लोग साथ में ये नाम भी याद रखना। क्या याद रखोगे, ईरान के द्वारा फोर्डो परमाणु संयंत्र। ठीक, नाम याद रखना। यूरेनियम का संवर्धन किसके अंतर्गत किया जा रहा है, तो यूरेनियम ही इसमें ईंधन के रूप में क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, और वो ईरान भी नाम याद रखना कि ये फोर्डो परमाणु संयंत्र है वह कहां पर है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुरली श्री शंकर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप। अच्छा, अभी जो भारत के मुरली श्री शंकर जी हैं उन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने अपना स्थान फाइनल के लिए मजबूत किया है। किस क्षेत्र में किया है, तो 8 मीटर का जो लंबी कूद है, पुरुष लंबी कूद, इसमें इन्होंने क्या किया, तो 7वें सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ इन्होंने फाइनल में क्या किया, जगह बनाया। तो आप लोग यहां से क्या याद रखोगे, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए मुरली शंकर जी ने क्या किया, क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। ठीक है, और कौन से खेल से संबंधित है, तो पूरी पुरुष लंबी कूद। ये 3 बातें आप लोग इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक विशेष अधिनियम पेश। अच्छा, अभी तक जो जमानत दिया जाता था उसमें बहुत सारी खामियां उजागर हुई, उसके नियम में, उसके दिशा निर्देश में। तो अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है, उन्होंने क्या बोला कि जमानत अधिनियम की जो प्रकृति है उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए या कुछ उसमें एक्स्ट्रा दिशा निर्देश क्या किया जाए, समाहित किया जाए, ताकि उसको और अच्छे से बनाया जा सके, ताकि कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, उसमें कमी जितनी भी है उसको दूर किया जाए। ऐसा सुझाव इन्होंने दिया है, तो इसीलिए यह चर्चा में आया है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को पैनल। अच्छा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल जो इंडिया में कुल 14 स्थल है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल। तो अभी हाल ही में किसको जोड़ा गया है, तो कलकत्ता का दुर्गा पूजा आप लोग याद रखना, वो अभी 14वें नंबर का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है हमारे इंडिया का। ठीक है, तो ये अभी हाल में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि भारत को क्या सदस्यता मिली है इसमें। इसके अंतर्गत 2022 से 26 तक के लिए 4 साल के लिए भारत को सदस्य के रूप में चुना गया है, इसीलिए अभी चर्चा में है यह टॉपिक। और इसको जो सदस्यता हेतु चुना जाता है किसी भी देश को, तो वह 4 सालों के लिए चुना जाता है। ये पॉइंट याद रखना, 4 साल, कब से कब तक ये भी याद रख सकते हो आप लोग। और इसके अंतर्गत भारत में कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मौजूद है अभी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट जारी। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो वैश्विक जनसंख्या है इसमें अभी कमी या वृद्धि पर जो है वो डेटा जारी करती है और उसको विश्लेषण करती है कि अभी वर्तमान में और बीते हुए समय में जनसंख्या वृद्धि कितनी है या उसमें कमी आ रही है कि बढ़ोतरी हो रही है, इसी से संबंधित यह डाटा होता है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो विश्व की जनसंख्या है पूरे विश्व की वो 8 अरब तक हो जाएगी। ठीक, साथ में यही बात याद रखना आप लोग कि वर्ष 1950 के बाद जनसंख्या सबसे धीमी दर से बढ़ रही है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि जनसंख्या विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है, तो 1921 आप लोग याद रखना, ये जनसंख्या विभाजक वर्ष था, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वह क्या थी, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या टॉपिक है डार्क मैटर। अच्छा, अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने क्या किया, तो डार्क मैटर डिटेक्टर जिसका नाम है लक्स जेपलिन। ठीक है,
उन्होंने क्या किया, अपना पहला परिणाम जारी किया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्या नाम याद रखना, लक्स जेपलिन या एलजेट शॉर्ट फॉर्म में। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एलजेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लक्स जेपलिन किससे संबंधित है, डार्क मैटर से। अच्छा, ये होता क्या है कि ये जो होता है लक्स जेपलिन, वो क्या है, ब्रह्मांड के जो डार्क मैटर होते हैं उनके बारे में ही यह खोज करता है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखोगे, डार्क मैटर नाम याद रख लेना, उससे संबंधित क्या है, लक्स जेपलिन। यह क्या है, एक डिटेक्टर है, डिटेक्टर के रूप में कार्य करता है। ठीक, और यह क्या करता है, तो ब्रह्मांड में डार्क मैटर को खोजता है या उनके बारे में प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इतना याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखने का। तो ये था हमारा आज और कल का सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।